मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को उनके इस कार्यकाल के प्रथम बजट के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध कर रहा हूं कि वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों को और वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। सर्वप्रथम मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को निर्णायक बहुमत से जीत दिलाने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में यह मेरा पहला बजट है। मुझे इस पद पर पहुंचने के लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता तथा कांग्रेस पार्टी के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं नदौन विधानसभा की जनता का भी धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को सत्ता की बागडोर संभाली तो विरासत में नाजुक वित्तीय स्थिति मिली। इस स्थिति से उबरने और वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए मेरी सभी माननीय सदस्यों से सहयोग की प्रार्थना रहेगी। इसके लिए प्रदेश के माननीय संसद सदस्यों से भी सहायता का निवेदन करता हूं। मेरा प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से भी अनुरोध है कि वे प्रदेश के आर्थिक विकास में पूरा सहयोग दें। हमारी सरकार का विश्वास है यह बजट केवल औपचारिक दस्तावेज न होकर प्रदेश के विकास को नई सोच के साथ नई दिशा देने वाला एक नीतिगत दस्तावेज सिद्ध होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार को अप्रत्याशित कर्ज का बोझ और कर्मचारियों और पेंशनर्स के एरियर एवं महंगाई भत्ते की 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी विरासत में मिली है। पिछली सरकार की नीतियों के कारण आज प्रत्येक हिमाचल वासी पर 92,833 रुपए का कर्ज हो गया है। जून 2022 के बाद जीएसटी मुआवजा बंद होने से राज्य के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो आगामी कुछ वर्षों तक रहेगा। केंद्र सरकार से मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान 2022-23 में 9,377 करोड़ से घटता 2025-26 में मात्र 3,257 करोड़ रुपया रह जाएगा। इन सभी चुनौतियों के बावजूद प्रदेश के विकास की गति में कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं हिमाचल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करेगी। वर्तमान कांग्रेस सरकार की विकास नीतियों को लागू करने के लिए कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र का पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश की जनता ने कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र 2022 में निहित गारंटियों को पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है, जिनको लागू करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। हम जनता की अपेक्षाओं पर सही उतरेंगे और उनसे किए गए वादों को पूरा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे प्रदेश और देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक नई शुरुआत का संकेत है। हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष, सहभागी और लोकतांत्रिक नीतियों के पक्ष में अपना मत दिया है।
हम प्रदेश के तीव्र विकास तथा उसका लाभ सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों को एक समान पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश वर्ष 1948 में अध्यक्ष महोदय हाल में आए विभिन्न सर्वे दर्शाते हैं कि कोविड के दौरान विद्यार्थियों की सीखने, पढ़ने तथा लिखने की क्षमता में गिरावट आई है। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वचनबद्ध है। इस स्थिति को सुधारने के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करते समय क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट पर ध्यान दिया जाएगा ताकि बच्चों के लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी हो सके। शैक्षणिक संस्थानों में जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज किया जाए। महोदय, हमारी सरकार का मानना है कि और नए स्कूल खोलने या स्कूल अपग्रेड करने के स्थान पर चल रहे स्कूलों में अध्यापकों, पुस्तकालय, लैब सुविधा एवं अच्छे भवनों व खेल मैदानों की सुविधा दी जाए। वर्ष 2021-22 में मैं प्रदेश के 3148 स्कूलों में केवल सिंगल अध्यापक उपलब्ध था, जो कि कुल स्कूलों का 30% था। हाल ही में हमने पाया है कि कई संस्थान ऐसे खोले गए जहां बच्चों की संख्या बहुत कम थी, जिनमें गुणवत्ता शिक्षा दे पाना संभव नहीं था। बच्चों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन करना ही होगा। कांग्रेस पार्टी की गारंटियों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की घोषणा करता हूं। इनमें प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सुविधा के साथ सभी प्रकार की इंडोर एवं आउटडोर खेल सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जहां पानी की समुचित उपलब्धता होगी, वहां स्विमिंग पूल का भी प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हमारी सरकार चरणबद्ध योजना के तहत 300 करोड़ रुपया व्यय करेगी। प्रदेश के युवाओं को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हेतु सुविधा देने के लिए मैं प्रदेश के ऐसे ब्लॉक में जहां पुस्तकालय, वाचनालय उपलब्ध नहीं है, मैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस तथा आवश्यक पुस्तकों सहित पुस्तकालयों का निर्माण करने की घोषणा करता हूं। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश के महाविद्यालयों में वर्ष में 2 बार रोजगार मेले तथा स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। हमारी सरकार स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा का विस्तार करेगी। शिक्षा संस्थाओं में पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाएगी तथा रोजगार आधारित नवीनतम कोर्स शुरू किए जाएंगे। जो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ विषय है पुराने हो चुके हैं, हमारी सरकार उस दिशा में नए कोर्स शुरू करने जा रही है। शिक्षा में 10,000 मेधावी छात्रों के लिए टैबलेट्स दिए जाएंगे। 762 स्कूलों में आईसीटी योजना के अंतर्गत आवश्यक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा। 17,510 प्राइमरी रेगुलर अध्यापकों के लिए टैबलेट्स दिए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में आज भी 75 साल की आजादी के बाद हमारे बच्चे कोई अभी भी कई जगह टाट पर बैठते हैं। हमने सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए इस वर्ष जो भी टाट्स पर बैठते 40,000 टेस्ट दिए जाएंगे। महोदय, हमारी सरकार की गारंटियों में से एक के अंतर्गत महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। हम अपनी इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेंगे। मैं प्रथम चरण में 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा करता हूं, जो अभी 1,1150 रुपए की दर से पेंशन ले रही थी, जिस पर हमारी सरकार कुल 416 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करेगी। मैं सभी विधवाओं एवं दिव्यांगजन
को पेंशन पाने के लिए आयु सीमा, जो विधवाओं को आयु सीमा, जो और पेंशन लेते हैं उनकी आयु सीमा में, आय की सीमा में खत्म करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति की शर्त में छूट देने की भी मैं घोषणा करता हूं। इसमें से दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा और दिव्यांग जनों राहत भत्ता योजना के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिस पर सरकार 12 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय करेगी। आगामी वर्ष में मैं 40,000 नए पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों, अनाथ, अर्धनाथ और विशेष रूप से सक्षम के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले 27 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चे, 27 वर्ष की आयु की, अभी तक जो योजनाएं थी वो 18 वर्ष तक की थी, आयु के अनाथ बच्चे चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे तथा राज्य सरकार ही इनके लिए सरकार ही माता, सरकार ही पिता का दायित्व निभाएगी। इस योजना के लिए 101 करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान से मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष की स्थापना की गई है। 101 करोड़ के अलावा इसमें तकरीबन 1 करोड़ के लगभग और लोगों की जो दान है वो उसमें आ चुका है। बच्चों, बेसहारा महिलाओं और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए आश्रय गृहों को आधुनिक सुविधाओं सहित अपग्रेड किया जाएगा अथवा निर्मित किया जाएगा। सुंदरनगर एवं ज्वालामुखी में वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों, विशेष रूप से सक्षम बच्चों और बेसहारा महिलाओं को रहने आश्रय देने के लिए 400 की क्षमता वाले आधुनिक सुविधाओं सहित एकीकृत, जैसे मुख्यमंत्री का कार्यालय और मंत्री के कार्यालय होते हैं वैसे आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर का निर्माण सुंदरनगर और ज्वालामुखी में किया जाएगा। अनाथ बनाने में सहायता के लिए मैं एक नई योजना मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। 2023-24 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहां 100 के करीब होंगे, मैं 7,000 ऐसी महिलाओं को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत उन घरों में बिजली, पानी सहित समुचित सुविधाएं भी मुफ्त में प्रदान की जाएगी। मैं प्रदेश के सरकारी संस्थानों में पढ़ रही 18 वर्ष या उससे आयु की 20,000 मेधावी छात्राओं को 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपए का उपदान देने की घोषणा करता हूं। इससे न केवल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने में सहायता मिलेगी, बल्कि लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। मैं प्रदेश के सरकारी संस्थानों में पढ़ रही 18 वर्ष या उससे आयु की 20,000 मेधावी छात्राओं को 20,000 मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपए का उपदान देने की घोषणा करता हूं। इससे न केवल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने में सहायता मिलेगी, बल्कि लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। सब्सिडी 25,000, क्योंकि 90,000 की आती है, कई 1 लाख की इलेक्ट्रिकल स्कूटी आती है और 100 किलोमीटर चलती है, 100 से 120, यानी कि बेटी ने अगर स्कूल जाना है तो 10 मिनट में पहुंच जाएगी, कॉलेज जाना है 10 मिनट में पहुंच जाएगी। 20,000 को इस साल, और क्षमता के अनुसार जैसे जैसे मांग आती जाएगी स्कूलों से, इसको बढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि हम ग्रीन स्टेट की ओर आगे बढ़ना। नहीं, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको ना बड़ा खुशी अंदर से बहुत हो रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं कुछ मिला आसानी से, मगर मेहनत करने पर भी वक्त तो लगता है। यूं तो खूब घिरे होते हैं बादल आकाश में, पर बारिश के गिरने में भी तो वक्त लगता है।
देखने में तो सब दिल को भा जाते हैं, पर दिल में उतरने में उन्हें भी वक्त तो लगता है। वक्त तो गुजर जाता है यूं ही वैसे तो, वक्त तो गुजर जाता है यूं ही वैसे तो, पर कभी वक्त गुजारने में भी वक्त तो लगता है। वक्त तो बहुत है हम सबके पास, मगर हर पल को समझने में वक्त तो लगता है। तो ये हर पल समझना आपको पड़ेगा। यूं तो बहुत है जीने की राह मगर, यूं तो बहुत है जीने की राह मगर, मंजिल तक पहुंचने में वक्त तो लगता है। ये विक्रम जी आपकी कोई नीति नहीं है। और जगत सिंह नेगी जी ने जब इस पर चर्चा की कि हमें नई बागवानी नीति लानी चाहिए, जगत सिंह नेगी जी और जो बागवान है यहाँ रोहित ठाकुर जी, हमने एक ऐसी नीति बरागटा जी नंदलाल से बैठकर ला रहे हैं जिससे बागवानों का हित होगा। बागवान आड़तियों के जाल से, शिकंजे से छुटकारा उनको मिलेगा। हमारी सरकार 1292 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना के अंतर्गत 7 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, सोलन एवं ऊना के 28 विकास खंडों में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 2 चरणों में बागवानी का विकास करेगी। इसके अंतर्गत 15,000 से अधिक बागवान परिवार लाभान्वित होंगे। परियोजना के अंतर्गत किसानों की निजी भूमि पर एक फसल एक क्लस्टर अप्रोच में संतरा, अमरूद, अनार, लीची, प्लम, पीकन, नट, परसिमन और आम आदि फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। परियोजना में 1 करोड़ पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य है। परियोजना के तहत वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम किया जाएगा। बागवानों के उत्पाद की एचपीएमसी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से एचपीएमसी के सीए स्टोर्स की बुकिंग के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी। बागवान घर बैठे एचपीएमसी को बेचे जाने उत्पाद का प्रबंधन कर सकेंगे। व्यवस्था के अंतर्गत बागवान एचपीएमसी द्वारा बेचे जाने वाले उपकरणों एवं अन्य सामग्री की बुकिंग भी करवा सकेंगे। राज्य के किसान बागवानों के फलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु फल क्लस्टर हब विकसित किए जाएंगे, जिनमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन एंड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इत्यादि के माध्यम से ड्रैगन फ्रूट, ब्लूबेरी, एवोकाडो आदि नई फसलों की शुरुआत की जाएगी। उद्यान विभाग द्वारा विभिन्न राज्य प्रायोजित योजनाओं में दक्षता लाने के लिए इनका विलय कर इन्हें अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ये नए फ्रूट लाना भी व्यवस्था परिवर्तन ही है। अब उन चीजों से हमें आगे बढ़ना है। एफपीओ के सहयोग से ग्रेडिंग, पैकिंग हाउस, सीए व कोल्ड स्टोर, सीए स्टोर जो कोल्ड स्टोर है, भाभानगर, किन्नौर, संधासु, चिड़गांव, अणु, जुब्बल, चौपाल, शिमला, जावली, सोलन, सुंदरनगर, मंडी, दत्तनगर, रामपुर, विशार व खड़ापत्थर शिमले में सीए स्टोर स्थापित किए। पिछली सरकार द्वारा नवगठित पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत घर बनाए गए। इसके लिए 2023-24 में 10 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारी सरकार ग्राम पंचायतों के सुचारू कामकाज के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी वर्ष में 210 पंचायत सचिव व तकनीकी सहायकों के 164 पद पर एक फिक्स्ड अमाउंट पर भरे जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कांग्रेस की केंद्र द्वारा शुरू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार देने के लिए सफल और लोकप्रिय योजना है मनरेगा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने इसकी खूब निंदा की थी। कोविड महामारी में इसी योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया गया था। मैं प्रदेश के सभी क्षेत्रों में वर्तमान में मिल रही मनरेगा दिहाड़ी को 212 रुपए से बढ़ाकर
240 रुपए करने की घोषणा करता हूं। इसी तरह जनजातीय क्षेत्रों में मिलने वाली दिहाड़ी को 266 रुपए से बढ़ाकर 294 रुपए किया जाएगा। इसमें लगभग 9 लाख मनरेगा मजदूर, जिसमें लगभग 65% महिलाएं हैं, को बढ़ी हुई दिहाड़ी का लाभ मिलेगा। बढ़ी हुई दिहाड़ी पर होने वाला लगभग 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये जो हमारे घोषणा पत्र में है ना, जो आप कह रहे हैं, उसी दृष्टि में प्रथम चरण में ये पहला कदम है। हम 5 वर्ष के लिए आए हैं, ये पहले बजट के लिए नहीं आए। उस समय तक हम पहुंचे। सुनाना चाहता हूं, ये हालत बदल जाएंगे, तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। ये हालत बदल जाएंगे, तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। देखते रहो, वक्त के साथ जमाना भी बदल जाएगा। देखते जाइए आगे। प्रदेश में 50 हीरा आदर्श दुकानें स्थापित की जाएगी। ये दुकानें प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करेगी। प्रदेश में इन समूहों की सुविधा के लिए आजीविका भवनों का प्रावधान किया जाएगा। मैं छोटे दुकानदार व्यापारियों को 50,000 रुपए तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50% सब्सिडी देने के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। पात्र लाभार्थियों में दर्जी, नाई, चाय वाले, रेड़ी फड़ी वाले, किराना इत्यादि सम्मिलित होंगे। वित्तीय संस्थानों की सहायता से चलने वाली इस योजना के अंतर्गत लगभग 75,000 दुकानदारों को इसका लाभ मिलेगा। अभी उनको 9% ब्याज मिलता है, हम उनको 4% ब्याज देंगे। अध्यक्ष महोदय, 75 साल में हमने कोई नया शहर नहीं बनाया। हमारी सरकार कृत संकल्प है। पिछली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे सुधीर शर्मा जी, ने प्रयास किया था, तो आप यूडी मिनिस्टर थे सुधीर जी ने। हम उस दिशा में सुधीर जी की योजना को आगे बढ़ाते हुए जाठिया देवी शिमला में भारत सरकार के सहयोग से हिमुडा द्वारा नया शहर स्थापित करने का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए 1,373 करोड़ रुपए की डीपीआर को प्रेषित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, डीपीआर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्ष 2023-24 में 250 आयुष वेलनेस केंद्र संचालित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार के उपचार पैकेजेस के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ग्रामीण विकास, पंचायती राज, शिक्षा और वन विभाग के साथ मिलकर 500 नई हर्बल वाटिकाएं भी स्थापित की जाएंगी। जितने भी मैं ई टैक्सी पर मिलने वाले उपदान को सभी वर्गों के, जिस तरह बस में वो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को हमने उपदान दिया है, प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स को उपदान दिया है, हम प्राइवेट टैक्सी वालों को भी 50% की सब्सिडी देने की घोषणा करता हूं। यानी कि 14 लाख की गाड़ी अगर कोई टैक्सी अपनी डीजल की कन्वर्ट करना चाहता है इलेक्ट्रिकल में, तो उसको हम 14 लाख में 7 लाख रुपया सब्सिडी देंगे। 20 लाख की गाड़ी में 10 लाख देंगे और 30 लाख की गाड़ी में, इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं, जितने भी टैक्सी वाले हैं 15 लाख रुपए का भुगतान देंगे। ये हमारी सरकार की कमिटमेंट है, ताकि 15 अप्रैल 2026 तक हिमाचल प्रदेश ग्रीन राज्य के रूप में उभर कर सामने आए और जो कार्बोनाइजेशन के लिए हम आगे बढ़े, हम वहां से भी कुछ पैसा लें। ये हमारी सरकार की व्यवस्था परिवर्तन है। दुनिया में थोड़े ही लोग बदलाव लाते हैं, बाकी सब तो जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। तो सुन लो, एक ये हालत बदल जाएंगे, ये हालत बदल जाएंगे, तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। ये हालत बदल जाएंगे, तरक्की का तराना भी बदल जाएगा। देखते रहो, वक्त के साथ जमाना भी बदल जाएगा। 5 साल बाद
और 10 साल बाद देश का सबसे समृद्ध प्रदेश ये हिमाचल प्रदेश होगा। रोजगार देने के उद्देश्य से 2023-24 में 500 चिन्हित बस रूटों पर ई वाहन चलाने के लिए परमिट जारी किए जाएंगे और सभी को जो ई परमिट चलाएंगे उनको 50 लाख रुपए का सब्सिडी ई बस खरीदने के लिए दी जाएगी। बस अड्डा निर्माण एवं प्रबंधन प्राधिकरण ने वर्ष 2023-24 में 12 बस अड्डों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें ठियोग, मंझराड़ू, बरछवाड़, हरिपुर देरा, थुनाग, जंजैली, बैजनाथ, कुमारसैन, लक्कड़ बाजार शिमला, दाड़ला घाट, ढली शिमला एवं कार पार्किंग बंजार का निर्माण कार्य शामिल है। बस अड्डा प्राधिकरण ने 5 नए बस अड्डों बंगाणा, नदौन, पतलीकूल, डलहौजी एवं रिवालसर पर निर्माण कार्य किया जाएगा। हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिसके लिए 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। 3 नए बस अड्डे हमीरपुर, जसूर, बिलासपुर एवं कार पार्किंग व वाणिज्यिक परिसर पुराना बस अड्डा उन्ना के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा बसों, चार्जिंग स्टेशन व अन्य सुविधाओं की जानकारी के लिए GI बेस्ड व्हीकल लोकेशन ऐप तैयार की जाएगी। परिवहन निगम की बसों में डिजिटल फेयर कलेक्शन सिस्टम लागू किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की वर्तमान सरकार बनते ही मैंने समाया सभी फॉरेस्ट क्लियरेंस केसेस की मॉनिटरिंग आरंभ की है। बहुत से विभागों में अधिकारियों को इससे संबंधित जानकारी नहीं होती है। वन विभाग द्वारा इन्हें उचित प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान की जाएगी। सभी केसेस में तेजी लाने के उद्देश्य से उपायुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया। प्रदेश में बिकने वाली शराब पर प्रति बोतल, महंगा जा रही है ना, प्रति बोतल 10 रुपए दूध सेस लगाया जाएगा जिससे प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। इस धनराशि का उपयोग दुग्ध उत्पादन बढ़ाकर दूध उत्पादकों की आय में वृद्धि के लिए किया जाएगा। मतलब हमने एक ऐसी नीति दिलाई है जहां हमारी संस्कृति को इंगित करती है। हम कहते हैं कि शाम के समय जो बैठते हैं वो सुबह के समय दूध पीजिए। तो इसलिए जो शाम वाली बोतल है वो थोड़ी महंगी मिलेगी, सुबह का दूध जरा सस्ता मिलेगा। ये हिमाचल की देवभूमि की संस्कृति है। युवाओं को रोजगार प्रदान करने की गारंटी की कड़ी में मैं मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा शुरू करने की घोषणा करता हूं। इसके लिए एम्प्लॉयमेंट MIS सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं को प्रदेश, देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार अवसरों से जोड़ा जाएगा ताकि प्रदेश के युवाओं की उचित जॉब प्लेसमेंट हो सके। एक नई पहल के अंतर्गत युवाओं को विदेशों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग स्टाफ नर्सेस का कोर्स करते हैं, डेंटल डॉक्टर है, MBBS है, बाहर जाना चाहते हैं, प्राइवेट जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके थ्रू बाहर जाते हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया है विभिन्न दूतावासों और आउटसाइड एवं ओवरसीज हिमाचलियों से संपर्क करके युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मदद करें। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार मादक पदार्थों की सुनियोजित तस्करी को रोकने एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मादक पदार्थों की तस्करी समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। नशे की तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्ति को नशे की तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए जो भी तस्कर ने अपनी संपत्ति अभी बनाई है उसको जब्त करने के लिए हमारी सरकार द्वारा कड़े निर्देश दिए गए। इन क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए वर्तमान पुलिस स्टेशन भवनों के ऊपर अथवा आसपास की भूमि पर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारी सरकार प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा
अपराधियों एवं अपराध तथा खनन संबंधित गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस फोर्स द्वारा ड्रोन्स का प्रयोग किया जाएगा। यूं ही नहीं मिलती रहाई को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती रहाई को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछो चिड़िया से कैसे बनता है आशाना, पूछो चिड़िया से कैसे बनता है आशना। भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो हम इस प्रदेश के लिए हर तिनके से जुड़ रहे हैं। ये सारी सारांश में है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे दुष्प्रभावों से बचाव के साथ साथ प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने के लिए एक नई दिशा सुझाई गई है। इसमें पर्यटन, परिवहन, सड़कें तथा पुल और ऊर्जा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विकास तथा डिजिटाइजेशन के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं के सुधार पर बल दिया गया है। इस निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे और विभिन्न सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश की विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा बैंड के विस्तार के लिए इस बजट में सुख आश्रय सहित कई और प्रस्ताव रखे गए हैं। कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्य क्षेत्रों में भी की गई पहल किसानों व बागवानों की आय में वृद्धि के साथ साथ इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। विकास नीति में यह बदलाव प्रदेश की आर्थिकी में मजबूती लाएगा और प्रदेशवासियों के भविष्य को हरित, समृद्ध और स्वस्थ बनाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूँ।